फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आपका 2024 एग्जाम के लिए। सैम्पल पेपर हम यहाँ पे आज देख रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। इससे पहले मैंने आपका सैम्पल पेपर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है, तो उसको जरूर चेक कर लेना आप। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में भी मिलेगी आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे रखी है लिंक। प्लेलिस्ट को ओपन करिए, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे विद सैंपल पेपर्स। सारे सैंपल पेपर्स 5 सैंपल पेपर्स इस सब्जेक्ट के हमने अपलोड कर दिए हैं आपके 2024 एग्जाम्स के लिए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए जो है टोटल 20 नंबर का आएगा। छोटा सेक्शन होता है ये, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। इसमें 4 खंड होंगे, यानी कि 4 सेक्शंस होंगे। चारों सेक्शंस 5-5 अंक के डिवाइड होते हैं, यानी 5-5 मार्क्स के होंगे। पहले जो सेक्शन होगा इसमें आपके एमसीक्यू रहेंगे, असर्शन भी रह सकता है और आपका रीजनिंग भी रह सकता है, और नॉर्मल एमसीक्यू भी रहते हैं इसमें। तो असर्शन और रीजनिंग का थर्ड जो सैंपल पेपर है उसमें आपको बताऊंगा असर्शन और रीजनिंग के कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल एज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डैश तो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। अल्फ्रेड मार्शल एज्यूम किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ये हमेशा कांस्टेंट होती है डिमिनिश्ड मार्जिनल यूटिलिटी में, उसके लॉ के अनुसार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ईडी इक्वल्स टू जीरो इन केस ऑफ, तो ईडी इक्वल्स टू जीरो जब उस कंडीशन में होती है जब नेसेसिटी की बात होती है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द ईयर The base year's index of a selected variable is assumed as 100। हमेशा 100 जो है एज्यूम किया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डैश मार्केट, किस मार्केट का होता है? तो ये कैपिटल मार्केट का होता है। स्टॉक एक्सचेंज जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 5th नंबर देखते हैं हम। डैश इज नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो फीस जो है ये नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। फीस जो है ये नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे बोला गया फाइंड द ऑड आउट। तो यहाँ पे हमें ऑड को पता करना है कि इसमें ऑड कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें ऑड आपको पहचानना है। देखो, टेक्स्ट बुक यूजफुल है, पेन है और पेंसिल है। पॉइजन का कोई मतलब नहीं है। यूजफुल प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे ऑड आ गया आपका पॉइजन, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा ऑड जो है इसमें पॉइजन है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा? इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है। डिक्रीज्ड लिंकिंग एंड डिक्रीज इनकम। राइस प्राइस जो है डिटर्मिनेंट ऑफ डिक्रीज डिमांड जो है इसमें ऑड है ये, तो राइस इन प्राइस ये हो जाएगा आपका ऑड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फैक्टर्स लीडिंग टू डिक्रीज इन सप्लाई, फैक्टर लीडिंग टू डिक्रीज इन सप्लाई कौन कौन से होते हैं आपके? तो आपका जो है अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशंस हो सकती हैं। उसके अलावा जो है आपका इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सही है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्सेस भी सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी फैक्टर लीडिंग टू डिक्रीज इन सप्लाई, एडवांस टेक्नोलॉजी तो आपको इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे ये ऑड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4th नंबर देखिए। इसमें पूछा गया आपसे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सही है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सही है, होमोजीनियस गुड्स सही है। सेलिंग कोस्ट जो है इसका कोई मतलब नहीं है, फीचर नहीं है ये परफेक्ट कंपटीशन का सेलिंग कोस्ट, तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑड हो गया। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स जो है एक्सेप्टिंग रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएटिंग क्रेडिट, इशूइंग करेंसी नोट्स, तो जो है ये ऑड है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स जो है सभी के जो है इशूइंग करेंसी नोट्स नहीं होते हैं, ये आपको पता होगा, ऑड्स में आ जाएगा आपका। अब आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन।
तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे रिलेशंस को फिलअप कर दिया है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपको बताने की कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगी, आसानी से आप देख सकते हो सारे बॉक्सेस के मैंने फिलअप्स कर दिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आंसर, सेकंड नंबर आंसर, देन थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव ए इकोनॉमिक टर्म, इनके इकोनॉमिक टर्म्स आपको बताने हैं, ये भी मैंने आपको फिलअप करवा रखा, मतलब यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। पहला इकोनॉमिक टर्म जो है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो जाएगा। द इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ माइक्रो क्वांटिटीज क्या कहलाती है? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। दूसरा है नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो है आपका एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया ए स्टेट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं इन पूरे वर्ड्स के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं अब सारे के सारे यहाँ तक हमने करे 20 नंबर मिल गए हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट तक जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर टोटल मिला के आपको 20 नंबर मिल चुके हैं, क्योंकि चार सेक्शन आपके 5-5 नंबर के आपने किए हैं, 4 सेक्शंस। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 मार्क्स। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड के ए पार्ट मिलेगा, फिर बी पार्ट मिलेगा, फिर सी पार्ट मिलेगा। सेकंड में भी आपके 3 पार्ट्स जो है देखने को मिलने वाले हैं। सॉरी, सेकंड में आपको सेकंड का ए मिलेगा, सेकंड का बी मिलेगा। ठीक है, और फिर आपका जो बाद में मिलेगा वो मिलेगा आपका, बस सेकंड में 2 पार्ट मिलेंगे, यानी कि एनी 3 करने। चलो पहले ए सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर ए सेक्शन में एनी 3 करने हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको इस सेक्शन के 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको इस सेक्शन के 6 मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है आपको ये 6 मार्क्स देगा। आगे इसमें जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे टोटल 5 पूछे जाएंगे आपसे, ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से कोई भी आपको ध्यान रखना है कि केवल 3 के ही आंसर देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को आप समझो, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपने पहला सैम्पल पेपर देख लिया तो आपने समझ लिया होगा, ये सेकंड सैम्पल पेपर है, इसके बाद थर्ड वन, फोर्थ वन और फिफ्थ वन आ जाएगा आपका। तो इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से जो आपको सही लगता है 3 कौन से अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट करना है। और इसमें जो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपका जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट जो जरूर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर बात करें, अनएम्प्लॉयड पुअर इंडिविजुअल विशेष टू हैव ब्रांडेड कॉस्टली रिस्ट वॉच, तो इसको आइडेंटिफाई करना है, फिर एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, कॉन्सेप्ट को डिज़ायर है, फिर इसको हमने एक्सप्लेन किया है, तो इस तरह से फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अगेन जो दूसरा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें से कोई भी 3 ही करने हैं और पांचों के क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिए हुए हैं, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। अगेन जो है ये थर्ड का आंसर है, फिर आपका फोर्थ का आंसर है और ये फिफ्थ का आंसर है। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर सेक्शन बी, सेकंड क्वेश्चन का ही सेक्शन बी, इसमें भी आपको कोई 3 ही अटेम्प्ट करने हैं और ये भी आपको जो है 3 इंटू 2 6 मार्क्स देगा। तो ये सेक्शन भी आपका 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे 2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस हैं और इन पांचों ऑप्शंस में से आपको केवल 2-2 पॉइंट लिखने हैं और 2-2 पॉइंट लिख करके आप कोई भी 3 अटेम्प्ट करोगे इन पांचों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा जिसमें हमें डिफरेंसेस बताने हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, सभी में डिफरेंसेस बताने, सभी में। पहला तो हमने 2 बता दिया, एक मीनिंग के हिसाब से, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से, या फिर आप बता सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में, इसमें भी मीनिंग और फॉर्मूला के हिसाब से बता सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से और भी चेंजेस कर सकते हैं, आप और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद जो इंडेक्स नंबर है इनके ऊपर डिफरेंसेस बताना है, मीनिंग और फॉर्मूला के बेसिस पे बताए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आंसर है आपका फोर्थ नंबर, इसमें पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंसेस होता है, मीनिंग और इलास्टिसिटी बता दी है। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो आपका है इसमें हमने बता दिया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ मनी मार्केट में डिफरेंसेस, तो मीनिंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बता दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है, इसमें आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर जो एनी 3 अटेम्प्ट करेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और बड़ा रहेगा।
इसमें आपको नंबर मिलेंगे ज़्यादा। तो आप जो है 3 अटेम्प्ट करते हो तो एक क्वेश्चन आपको देता है 4 मार्क्स, यानी कि आपको मिलते हैं यहाँ पे 12 मार्क्स। तो 3 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन पाँचों क्वेश्चंस में मात्र 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा ये है। और इन पाँचों क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे नीचे दे देता हूँ। फर्स्ट वाला जो है आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन से होती हैं ये आप बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सेकंड, क्योंकि 5 पार्ट है उसमें से कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो ये आपको देखिए और ध्यान रखिएगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन है जो है आपसे पूछा गया 4 मार्क्स का, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, एनी 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, राइट। 4 पॉइंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको मैंने पॉइंट्स दिए हैं 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स हैं और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आप कोई भी 4 पॉइंट्स ही आंसर में लिखेंगे। इसके बाद जो है सेकंड जो क्वेश्चन है इसके भी 4 ही पॉइंट आपको लिखने हैं, इसका आंसर मैंने दिया हुआ है, इसमें भी आपको कोई 4 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि आप राइट करें केवल 4 पॉइंट जो आपको सही लगते हैं, जो याद हो सकते हैं। इसके बाद दो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ये टेबल दी गई थी, इसको सॉल्व करना था, तो न्यूमेरिकल था छोटा सा, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो फोर्थ नंबर, उसके भी आपको 4 पॉइंट ही देने हैं। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, इसमें देखिए 3 पॉइंट हो गए ये और 3 पॉइंट ये हो गए 6। आप चाहे तो 2 पॉइंट इसके और 2 पॉइंट इसके लिख सकते थे। इसके बाद फिफ्थ जो है आपका आंसर, फिफ्थ का आंसर जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी आप कोई भी 4 पॉइंट ही लिखेंगे। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका आता है 12 मार्क्स का, जो कि आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है। आप एग्री हैं या नहीं एग्री हैं, बस ये आपको स्टेटमेंट में बताना है और उसका जो है आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट को सही बता देना रीज़न के साथ में। तो यहाँ पे एनी 3 करोगे, यहाँ पर भी आपको हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मिल रहे हैं 5 क्वेश्चंस, इसमें से करेंगे आप 3 अटेम्प्ट। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन का आंसर आप एग्री हैं या डिसएग्री, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्या आप एग्री हैं या नॉट एग्री हैं, तो आप बता दोगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। दूसरे का आंसर जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा, जिसमें आप डिसएग्री हैं तो आप रीज़न बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसमें आप एग्री हैं तो रीजंस बताएंगे। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आप एग्री हैं तो रीजंस बताएंगे। और इसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर इसमें भी आप रीज़न, आपको एग्री हैं या नॉट एग्री हैं, रीजंस दोनों कंडीशन में आपको लिखने होंगे। ये हो गया आपका आंसर इसका। अब इसमें से भी देखो मैंने बताया कि एटलीस्ट आपको 3 to 4 पॉइंट्स ही आंसर में लिखने हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका स्टडी करना है इस टेबल को और आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर देने हैं एनी 2। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला तो क्वेश्चन आपका ये हो गया स्टडी टेबल वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम वाला और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्टडी द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। ये 3 केसेस, आपको 3 केसेस मिलेंगे और इन 3 केसेस के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टेबल को कंप्लीट करना है, इस टेबल का आंसर देने हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपके नंबर लिखे हुए हैं सामने, इसमें चार्ट दिया गया है और इसमें जो है इसको फिलअप करना है, यानी कि इसको कंप्लीट करना है, एक मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस इस सेकंड क्वेश्चन से मिलेगा, तो या तो फर्स्ट और सेकंड करिए या फिर सेकंड और थर्ड करिए या फर्स्ट और सेकंड करिए, जो आपकी मर्जी है। 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कोई भी आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है, एनी 2 करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है अगर आप 2 करते हैं तो ये भी आपको 4 मार्क्स ही दे रहा है, तो यहाँ पर आपको 8 मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। तो आ जाइए नीचे की तरफ, जो आपका थर्ड सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये छोटा सा जो है आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में जो है आपको आसानी से इसके आंसर्स समझ में आ जाएंगे। यहाँ जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं क्या गया है, कहा गया है
एंट्रापोर्ट जो होता है आपका, ये एंट्रापोर्ट जो ट्रेड है यानी व्यापार है जो है ये ट्रेड क्या होता है, विच गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर री एक्सपोर्टिंग दैम टू सम अदर कंट्री एट हायर प्राइस। यानी एंट्रापोर्ट व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें माल को किसी अन्य देश में उच्च कीमत पर पुनः बेचने के लिए यानी कि खरीद निर्यात करने के लिए विदेशी देशों से आयात किया जाता है। इट सिंपल मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम वन नेशन एंड सेलिंग टू अनदर नेशन फॉर अर्निंग प्रोसेस प्रॉफिट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक देश से सामान खरीदना और मुनाफा कमाने के लिए दूसरे देश को बेचना है ना। और एंटरपोर्ट ट्रेड इज फ्री फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटीज चार्जेस। जो ये आपका एंटरपोर्ट व्यापार है ये आयात शुल्क से जो है ये मुक्त रहता है। और इसके बाद जो बोला गया है, एंड गुड्स इंपोर्टेड इन एंटरपोर्ट ट्रेड आर केप्ट एंड स्टोर इन बॉन्डेड वेयर हाउस टिल द टाइम दे आर री एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। इसमें बोला गया है एंट्रापोर्ट व्यापार में आयात जो माल है उसको जो है गोदामों में रख करके सही तरीके से रख करके संग्रहित किया जाता है जब तक कि उन्हें विभिन्न देशों में पुनः निर्यात ना किया जा सके। ठीक है। और द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड आर प्रोसेस्ड एंड रीपैक्ड फॉर री एक्सपोर्टिंग दैम। और जो माल जो सामान आयात किया गया है मंगाया गया है उसे दोबारा निर्यात करने के लिए जो है दोबारा से उसको पैक किया जाता है, रीपैकिंग की जाती है री एक्सपोर्टिंग के लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका पैराग्राफ है। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है राइट द मीनिंग ऑफ एंटरपोर्ट ट्रेड इन यूअर ओन वर्ड्स। एंट्रपोर्ट व्यापार या ट्रेड का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ एंटरपोर्ट ट्रेड। एंट्रपोर्ट व्यापार या ट्रेड की कोई दो विशेषताएं फीचर्स जो है आपको मेंशन करनी है। तो ये है आपका थर्ड वाला पैराग्राफ। अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें अभी लिखना क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर जो है आप देख सकते हैं मैंने दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, इसमें फर्स्ट का कंप्लीट ये आंसर हो गया। सेकंड का आंसर जो हमें फिलअप्स करने थे ये रहा। और थर्ड का आंसर जो अभी हमने पूछा इंटरप्रेटेड क्या है, तो अभी अभी मैंने हिंदी में समझाया आपको तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके फीचर्स क्या हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो है ये फ्री ऑफ ड्यूटी चार्जेस होता है और साथ ही साथ गुड्स जो है इंपोर्ट करके प्रोसेस किए जाते हैं और रीपैक्ड किए जाते हैं री एक्सपोर्टिंग के लिए, जो लास्ट लाइन थी। उसके बाद 6 जो क्वेश्चन है इसमें एनी टू करने हैं और ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन 8 नंबर देता है, यानी कि आप जब एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको जो है केवल मात्र 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 इंटू 8 इसको मतलब हो गया आपको 16 मार्क्स देंगे। तो आपको 16 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे केवल 2 क्वेश्चन करने से, लेकिन ये होंगे आपके थोड़े से लेंदी क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों में से केवल आपको 2 ही करने होंगे। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 ही करने हैं कोई भी। अब जब ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है आपको बताया है, तो राइट एनी 8 पॉइंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें जो है आपको राइट एनी 8 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स मैं बता देता हूँ और यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा भले ही दिए हों, आपके समझदारी के लिए दिए गए हैं। आप भले ही उसमें से कम कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको पॉइंट याद ना हो। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दे दिया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और फिर अजम्पशन बता दिया है लॉ ऑफ डिमांड के। यहाँ पर राइट स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द अजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन करना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक्सप्लेन करना है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, और नरेट करना है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन प्रोपोंडेड बाय एडम स्मिथ। तो ये तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। 8 पॉइंट कम से कम लिखने हैं आपको। यहाँ पर जो है आपका ये पहले क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, अगेन जो थर्ड पॉइंट है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, ये सिक्स पॉइंट है और ये सेवन्थ पॉइंट है। ऑलरेडी हमने ऊपर 2 पॉइंट बता दिए हैं ये वाले। ठीक है ना, ये पहला स्टेटमेंट ही दे दिया है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट इस तरह से टोटल मिला के हो गए। एटलीस्ट 8-7 पॉइंट तो आपको जितने नंबर है उतने तो लिखने ही हैं बड़े क्वेश्चन में। दूसरा जो आंसर है ये रहा, इसमें भी आपका फर्स्ट पॉइंट है, देन सेकंड पॉइंट है, उसके बाद आप थर्ड पॉइंट है आपका, फिर फोर्थ पॉइंट है, देन फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, फिर सिक्स्थ पॉइंट है, फिर सेवन्थ पॉइंट है, फिर 8 पॉइंट है, फिर 9 पॉइंट है, फिर 10 पॉइंट है। और यहाँ पे मेंशन भी किया है कि देखिए कोई भी 8 पॉइंट लिखिए अपने आंसर में। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका जिसमें आपका
तीसरा आंसर हमें लिखना था। तो ये रहा तीसरा आंसर, ठीक है। इसमें भी आपके 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हो गए 8। और आप जब भी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ, जिस तरह से आपने ये सॉल्यूशन देखा है, कंप्लीट आंसर के साथ रिटर्न रहेगा, क्वेश्चंस रिटर्न रहेंगे, बस आपको केवल पढ़ना है, तैयार करना है। तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में मिल करके ले सकते हैं, आपको ईजी पड़ जाएगा। तो आसानी से आप जो है इसको ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल है। आपको किसी भी ईयर का पीडीएफ जो भी आपको रिक्वायर्ड है, 2019 की बात करें या 2020 एग्ज़ाम की बात करें या फिर 2021 एग्ज़ाम की बात करें या फिर 22 की बात करें या फिर 23 की बात करें, और आप 24 तो देख ही रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी ईयर की आप बात करें पीडीएफ की, तो वो सारे पीडीएफ आप जो है ले सकते हैं। मैसेज मैंने आपको दे दिया है, किस तरह से लेना है समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हिंदी में लिख दिया आपको, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अपने 3-4 दोस्त मिल कर के आप लेंगे तो आपको ईज़ी रहेगा, आपस में उस पीडीएफ को शेयर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सेकंड सैंपल पेपर था, थर्ड इसके बाद आने वाला है, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको ज़रूर चेक करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।